गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग जो है अपनी जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट्स। ठीक, इससे पहले हम लोग अपना प्रोडक्शन फंक्शन और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाकी सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोगों के जो आगे के चैप्टर्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, रेवेन्यू है, आगे के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं, आप आसानी से समझ सकते हो। थ्योरिकल पार्ट है पूरा, ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट बीच में आएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज टॉपिक शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। देखो, कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। देखो, दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स। फैक्टर्स हमने पहले आपको जब इस बुक में आप पढ़ाते थे तो पहले आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये कौन से होते हैं? फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और नॉन फैक्टर्स इनपुट्स कौन से होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या कहलाता है? आपका नॉन फैक्टर ऑफ इनपुट, ठीक है। तो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वो खर्चा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। तो कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, वो खर्चा जो प्रोड्यूसर के द्वारा इनकर्ड किया जाता है। कैसे? ऑन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर्स इनपुट्स। जो खर्चा प्रोड्यूसर खर्च अब करता है किसके ऊपर? लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे या फिर रॉ मटेरियल पे, ताकि उससे कुछ आउटपुट बना सके, उसे कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट तो समझ गए आप क्या होती है। कि अब यहाँ पे आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट। देखो, कॉस्ट कई टाइप्स की होती है, 7, 8, 9 टाइप की कॉस्ट होती है। सबसे पहले देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो, 2 टाइप की कॉस्ट यहाँ सबसे पहले आपको दी हुई है। कौन कौन सी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो, ऐसा होता है, आप कभी कभी ये देखते होंगे कि बहुत जब प्रोड्यूसर या फिर जो भी ओनर है किसी कंपनी का, वो कई सारी चीज़ें तो मार्केट से ख़रीदता है। ठीक है, जो भी जैसे रॉ मटेरियल मार्केट से ख़रीदता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट से ख़रीदता है ताकि वो अपनी कंपनी को, अपने फैक्ट्री को चला सके। ठीक है, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कंपनी से, जो मार्केट से नहीं खरीद सकता, उसे वो अपने आप ही सेल्फ ओन्ड करनी पड़ती हैं। तो 2 टाइप की चीज़ें हो गई यहाँ पे। क्या क्या? ऑल इनपुट्स में नॉट बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। सारे इनपुट्स जो भी फैक्ट्री को चाहिए, वो सारे इनपुट्स जो ओनर है कंपनी का, वो मार्केट से नहीं खरीद सकता। अब प्रोड्यूसर में यूज़ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। कुछ इनपुट्स जो हैं प्रोड्यूसर अपने आप करता है। जैसे ऐसे समझो, लैंड है, अब प्रोड्यूसर में यूज़ हिज ओन लैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन लीज। जैसे आपके पास खुद की ज़मीन हो, फैक्ट्री खोलने के लिए 2 तरीके की ज़मीन हो सकती है। या तो आप खुद की ज़मीन हो आपके पास, या फिर आप किसी और की ज़मीन को किराए पे लेके उस पर आप अपनी फैक्ट्री लगाएं। ठीक है, तो अगर जो एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the purchase of inputs from the market is called explicit cost। वो खर्चे जो प्रोड्यूसर मार्केट से लेता है, दूसरे लोगों से लेता है, या मार्केट से लेके अपनी कंपनी में लगाता है, ऐसे खर्चे को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज़ ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और वो खर्चे जो प्रोड्यूसर अपने आप अपने ऊपर अपना लगाता है, ठीक है, वो खर्चे क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या कहलाती है? जो अब टोटल कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट निकलती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को मिला के।
जो खर्चा मार्केट से लिया गया है, जो खर्चा मार्केट से उठाया है पैसा, और जो पैसा क्या कहते हैं ओनर ने खुद लगाया है, दोनों को मिला के जो खर्चा आता है उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होती है, यहाँ पे वही सब दिया जो मैंने बताया अभी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके में। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो कि कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है। देखो हम लोग इस आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा दी हुई है। यहाँ पे 2 टाइप की कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, आपके सिलेबस में प्रोडक्शन कॉस्ट को ज़्यादा दिया गया है। देखो 2 टाइप की कॉस्ट अब कॉस्ट की टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉस्ट की टाइप्स को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितनी टाइप्स की होती है। 7-8 टाइप की कॉस्ट होती है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, इन सब टाइप्स की कॉस्ट को आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट रिफरिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल कॉस्ट रिफरिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। अब सबसे पहले देखो फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। देखो फिक्स्ड कॉस्ट आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, जब आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी अगर, तो उसमें पढ़ा होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स रहती है, कभी भी वो चेंज नहीं हो सकती। चाहे आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 1 भी यूनिट प्रोड्यूस ना करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स आपके हो सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी जैसे होती है। ठीक है, आपने मशीनरी किराए पे ली, आपने कोई मशीन लगाई किराए पे लेके। ठीक है, अब उस मशीन का किराया मान लो 500 रुपये पर डे है। अब आप उस मशीन से चाहे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे 2,000 करो, चाहे 1,000 करो, चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, या 1 भी यूनिट प्रोड्यूस ना करो, आपको उसका किराया 500 रुपये दिन का देना ही देना है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती हैं? एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हम लोग मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी पे करते हैं, जो खर्चा हम लैंड एंड बिल्डिंग पे करें, या लाइसेंस फी, वेजेस एंड सैलरी ऑफ अ परमानेंट स्टाफ। अब मान लीजिए जैसे किसी भी परमानेंट, जैसे एक आपके पास एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 है। ठीक है, अब आपको 10,000 उसके पर मंथ देना है। अब आप पूरे महीने में चाहे आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर डालो या 1 भी यूनिट प्रोड्यूस मत करो, दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने स्टाफ को, उस एम्प्लॉय को 10,000 रुपये सैलरी तो देनी ही देनी है। आप ऐसा तो है नहीं कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो उसकी सैलरी बढ़ा दोगे, या 1 भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो उसकी सैलरी काट लोगे। उसकी तो बहुत परमानेंट स्टाफ है आपका, तो उसको तो आपको सैलरी देनी है। तो ये चीज़ क्या होती है? जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। फिर इन्हें ये चीज़ें किस में आती हैं? फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, ऐसे समझो, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आपकी आउटपुट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ये कांस्टेंट ही रहते हैं। दीज आर इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज 0। अब आउटपुट अगर 0 भी है तब भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही देनी है। फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा है वो तो आपको देना ही देना है। ऐसे समझो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट कह लो या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कह लो, आउटपुट्स आपको दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है। अगर 10 रुपये की 10 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है तो 10 रुपये ही रहेगी, या 100 रुपये है या 50 रुपये, जितने भी आप लगाओगे, 1,000, 500 जितने भी होंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, इधर आउटपुट आ जाएगा। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5,
4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कितना भी आउटपुट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो 10 ही चल रही है। तो आपका ग्राफ किस तरीके से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसे इस टाइप के को क्या कहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अब देखो, दो टाइप के फैक्ट होगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब जो कि चेंज हो जाती है, जो कि आउटपुट इंक्रीज होने पे, आउटपुट डिक्रीज होने पे अपने आप को चेंज कर लेती है। तो वेरिएबल कॉस्ट refers to the expenditure incurred by the producer on the use of variable factors of production। वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, कभी आपने रॉ मटेरियल थोड़ा कम लगाया, कभी आपने रॉ मटेरियल ज़्यादा लगाया, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। या फिर वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स। अब वर्कर्स कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट नहीं हैं, जो कि डेली वेजेस पे हैं, जिस दिन काम किया उस दिन उनकी सैलरी दी, जिस दिन काम नहीं किया उस दिन उनकी सैलरी आपने नहीं दी या उनके वेजेस नहीं दिए। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा बिजली का खर्च करोगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम खर्च करोगे तो कम खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल फैक्टर से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज एंड डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीजेज, और व्हेन आउटपुट इज जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जीरो हो जाती है। इसमें क्या था, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो कांस्टेंट रहती थी, चाहे आप की आउटपुट इंक्रीज हो चाहे आपका आउटपुट डिक्रीज हो। अगर जीरो है तो आप तब भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी बहुत होती थी। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है अगर आउटपुट इंक्रीज होता है, और वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है अगर आउटपुट आपका डिक्रीज होता है। और व्हेन आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जीरो होती है। ठीक है, किस तरीके से, देखो ऐसे आपके पास आउटपुट दिया है 1 2 3 4 5 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी हर बार चेंज हो जाएगी, हर यूनिट पे चेंज होती है। कैसे, अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। देख लीजिए, 0 से 1 हुआ तो 0 से 10 हो गया, 18 हो गया, 40 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 38 हो गया। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट आपका इंक्रीज होता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। इसका ग्राफ अकॉर्डिंग टू आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ को क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या क्या टॉपिक हम लोग ने पढ़े अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी। अब हम लोग की बात आती है, अब यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया हुआ है, वही डिफरेंस जैसे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डो नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है चाहे आपका आउटपुट इंक्रीज हो चाहे आपका आउटपुट डिक्रीज हो। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवन बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स, और वेरिएबल कॉस्ट आर इंकर्ड ओनली व्हेन आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स। ठीक है, तो इस तरह ये क्या होते हैं, चार आपके डिफरेंस हैं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो भी आपकी, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, हम अभी अगर कभी टोटल कॉस्ट पूछे तो टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी जैसे 10 है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है कितनी 20, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30। 20 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। इस तरीके से आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है। देखो, इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होती है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी आपने पढ़ा इंक्रीज तो हो रही है, 0 से 10 हुई, फिर थोड़ी सी और इंक्रीज हुई लेकिन
अगर यहाँ पे 10 से ज़्यादा इंक्रीज होती तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग रेट पे, लेकिन 0 से 10 हुई, 10 से 18 हो गई, फिर 18 से 24 हो गई, 24 से फिर 4 यूनिट्स बढ़ी, फिर 32 हो गई, फिर 38 हो गई, इस तरीके से बढ़ रही है। तो इस तरीके के से इंक्रीज होने को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब इंक्रीज तो हो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो इनिशियली बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे, इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। जैसे कि आपने टेबल नंबर 2 में अभी आपने पढ़ा कि पहले अगर इंक्रीज 8 हुआ 0 to 2 यूनिट्स में इंक्रीज, टोटल वेरिएबल इंक्रीज 8 पे, फिर 2 to 3 यूनिट्स पे 6 पे हुई, फिर इस तरीके से बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। इवेंचुअली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। कभी कभी वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स टेंड्स टू फॉल, implying that marginal cost tends to rise, total variable cost tend to increase to increasing rate. कभी कभी कह रहे हैं टेबल नंबर 2 शो दैट 3 to 4 यूनिट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 4 एंड 5 to 5 4। अब यहाँ पे देखो पहले क्या थी, इंक्रीज हुई 4 रुपीज़ पे, फिर कब थी, जब 3 to 4 यूनिट्स के लिए जब बढ़ी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई बाय 4, और 4 to 5 यूनिट्स पर इंक्रीज हुई बाय 4। तो यहाँ पे जब बराबर चलेगी तब इस टाइप की इंक्रीजिंग रेट को क्या कहते हैं, इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपके बिहेवियर होते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट और इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, तो कैसे निकालोगे। आपसे कह रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालो, आपको यूनिट्स आउटपुट दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी थोड़ी बहुत चेंज होती है, इंक्रीज होती है लेकिन धीरे धीरे। आपसे टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 10 + 0 इज इक्वल टू 10, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, 10 + 18 इज इक्वल टू 28, 10 + 24 इज इक्वल टू 34, 10 + 28 इज इक्वल टू 38, 10 + 32 इज इक्वल टू 42, 10 + 38 इज इक्वल टू 48। दोनों को आपस में जोड़ दिया तो आपकी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ग्राफ बनाने को आ जाए इसी का, कि आपसे कह दे कि इसका ग्राफ बनाइए जिसमें तीनों कॉस्ट आपको शो करनी है, तो एक साइड आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट। आउटपुट हमेशा किस पे आएगा, एक्स एक्सेस पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 48, आप 50 तक का ले लो, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब यहाँ पे देखो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 10, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को तो अपने 10 के ऊपर हम बिल्कुल फिक्स कर दो, तो ये आपका चार्ट किसका हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। अब शुरू करो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाना। जब आपकी यूनिट 0 थी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 0। जब आपकी यूनिट 0 थी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 0। जब आपकी यूनिट आउटपुट 1 थी तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10। जब आपकी 1 थी तो टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10। जब 2 थी तो टोटल कॉस्ट 18, जब 2 थी तो टोटल कॉस्ट 18, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18। जब 3 थी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24, जब 3 थी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लगभग 24 पे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा ये किसका है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। और टोटल कॉस्ट का ग्राफ जब 0 थी तो 10 पे थी, जब 1 थी तो 20 हो गई, 1 थी तो 20 हो गई, 1 थी तो 20 हो गई। इस तरीके से इसका ग्राफ बना लोगे तो ये किसका हो गया, टोटल कॉस्ट का। तो अगर आपसे पूछे, अगर तीनों चीज़ें एक साथ पूछ ले कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालो और उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ सेट करो, तो ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट। हम लोग अपनी कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है,
देखो एवरेज कॉस्ट निकालने का मतलब जो भी हम एवरेज से समझते हो ना, जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसका एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकलता है? जो टोटल आया उसका टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। क्यू मतलब जो आउटपुट आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। ए सी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, टी सी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आपको आउटपुट दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है 10, 20, 28, 34, 38, 42 एंड 48। आपसे पूछ रहा है कि एवरेज कॉस्ट निकालो। कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। टोटल कॉस्ट कितनी है? 10 अपॉन क्यू कितना है? 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर लो। टोटल कॉस्ट कितनी है? 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20, 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। इस तरीके से आपकी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। अब एवरेज कॉस्ट भी दो तरीके की होती है। कौन कौन से? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट निकालने का एक फार्मूला और है। या तो आप सीधे सीधे टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू कर लो, और अगर उस तरीके से नहीं निकल पा रही है तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या है? एवरेज फिक्स्ड जो आपका एवरेज कॉस्ट निकालने का फार्मूला था सेम, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट थी टी सी अपॉन क्यू। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू जाएगी टी एफ सी अपॉन क्यू, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। क्या फार्मूला हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। अब आपको आउटपुट दिए हैं, आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी है जो कि हमेशा फिक्स रहती है। आपको क्या निकालना है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे? 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.3, 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.5, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1.67, 10 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1.43, 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1.25। इस तरीके से आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगी। इसका ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनता है? क्योंकि जब भी आप इसको यहाँ से जोड़ने की कोशिश करोगे ये हमेशा देखो रेक्टेंगल में बनेगा, कभी स्क्वायर नहीं आएगा, हमेशा रेक्टेंगल की शेप में बनेगा। तो इस टाइप के ग्राफ को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप इसके इस लाइन के अंदर जो भी आपके बनेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में आएंगे। इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब आपकी आउटपुट 1 थी तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 10। जब आपकी आउटपुट 1 थी तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 10। जब आउटपुट 2 थी तो आपकी हो गई कितनी हो गई? 5। जब आपकी आउटपुट 2 थी तो कितनी हो गई? 5। जब आपकी आउटपुट 3 थी तो हो गई 3.3, 3 थी तो 3.3 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका चार्ट बनेगा। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चार्ट। ठीक है, और एक टॉपिक और बचता है आपका अभी, इसके हम लोग आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे, जो कि है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का क्या फार्मूला है? TVC अपॉन क्यू। आपको आउटपुट दिया होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी होती है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछेगा तो 10 अपॉन 1 इजकल टू 10, 18 अपॉन 2 इजकल टू 9, 24 अपॉन 3 इजकल टू 8, 28 अपॉन 4 इजकल टू 7। इस तरीके से निकल आता है। आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो उसका जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का होता है। कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड होता है, और जो भी आपका निकलेगा वो इस तरीके से आप निकाल लोगे। फार्मूला आपको मैंने बता दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आज हम लोग ने इतना पढ़ा। अब हम लोग की एक और टॉपिक बचा है मार्जिनल कॉस्ट, जो कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं,
और हम लोग इसको कल एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी का हम लोग अब आगे के कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, तो बाकी का टॉपिक हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास, और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।